हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिमेट्रिकल फोल्ड कैलकुलेशन के ऊपर है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिमेट्रिकल फोल्ड के बारे में जाना था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में हमने जाना था। जो फोल्ड जो पावर सिस्टम है उसमें मेजरली हम जानते हैं कि जो फोल्ड है वो ट्रांसमिशन लाइन में हमें देखे जाते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में जो नंबर ऑफ फोल्ड है उसमें से शॉर्ट सर्किट फोल्ड और ओपन सर्किट फोल्ड, टू टाइप्स ऑफ फोल्ड हमारे पास होंगे। ये ओपन सर्किट फोल्ड जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही कम बार देखने को मिलता है, इसलिए हम ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट फोल्ड के बारे में ही कैलकुलेशन करते हैं और ज़्यादा हम शॉर्ट सर्किट फोल्ड के बारे में जानते हैं। अब शॉर्ट सर्किट फोल्ड जो है मेनली टू टाइप्स है, असिमेट्रिकल फोल्ड एंड असिमेट्रिकल फोल्ड। जो सिमेट्रिकल फोल्ड है उसमें ट्रिपल लाइन फोल्ड और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड रहेगा और अनसिमेट्रिकल फोल्ड में डबल लाइन फोल्ड, लाइन टू लाइन फोल्ड, लाइन टू ग्राउंड फोल्ड रहेगा। जो सिमेट्रिकल फोल्ड है उसमें क्या होता है कि उसमें जब भी फोल्ड होता है तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा या फिर जो फेज बिटवीन दिस जो फेजेस है, जो फोल्ड करंट है उसके कारण जो भी फोल्ड प्रोड्यूस होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, तो उसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल फोल्ड होने के चांसेस भी हमारे पावर सिस्टम में बहुत ही कम है। ज़्यादातर तौर पर अनसिमेट्रिकल फोल्ड देखे जाते हैं। तो या इसके बारे में हम जानते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड के जो हम इफेक्ट होगी वो पावर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके बारे में हम ने सीखा। तो हम सिमेट्रिकल फोल्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए पहले जो हम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूला डिस्क्राइब किए थे वो फार्मूला को हम रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम सिमेट्रिकल फोल्ड कैलकुलेशन करेंगे। अब पहले तो सिमेट्रिकल फोल्ड कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमें परसेंटेज रिएक्टेंस और परसेंटेज रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को हमने रिवाइज करना होगा। परसेंटेज रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू आवर रेजिस्टिव ड्रॉप विच इज कॉल्ड IR एंड आवर वोल्टेज। सो IR अपॉन V इंटू 100 एंड वी गेट परसेंटेज रेजिस्टेंस। उसी तरह परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए इंडक्टिव ड्रॉप अपॉन आवर वोल्टेज इंटू 100 से हम परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करने के फॉर्मूला हमने देखा। अब हम बेस KVA के बारे में जो फॉर्मूला है उसे रिवाइज करेंगे। अब बेस KVA जो बेस KVA है उसके लिए हमें पहले तो बेस KVA जो है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेस KVA चूज करने के लिए या तो हम जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम में जो लार्जेस्ट यूनिट है यानी कि जनरेटर, जो लार्जेस्ट जनरेटर है उसकी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, या फिर जो नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड है उस जनरेटर का हम टोटल सम ले सकते हैं। यानी अगर 300 मेगावाट 400 मेगावाट ऐसे सपोज के 2 जनरेटर है तो उन दोनों का हम सम लेके जी बेस वैल्यू रख सकते हैं, या एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, या कोई भी वैल्यू जो है वो आर्बिट्ररी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं बेस KVA डिसाइड करने के लिए। फिर बेस KVA डिसाइड करने के बाद हमें परसेंटेज रिएक्टेंस उस बेस KVA में फाइंड करना है। तो परसेंटेज रिएक्टेंस जो है बेस KVA में फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन था बेस KVA अपॉन रेटेड KVA इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड KVA। तो जो भी हमारा रेटेड KVA पर हमें परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है उसको हम बेस KVA और रेटेड KVA से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस KVA जो है वो मिल जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ जो है वो हम रिएक्टेंस वैल्यू फाइंड, परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे। सो उसके बाद जो है वो हम फोल्ड करंट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है कि परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस KVA
इज इक्वल टू बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है वो अब हम जानते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करना यानी हमें मालूम है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का कैलकुलेशन करना। शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब हमें मालूम है कि सिस्टम के अंदर मान लो कि कोई एक जनरेटर है और उसके साथ हमने कोई जो लोड है वो कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ऐसे कोई भी सिस्टम हो सकती है। और किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर फॉल्ट हुआ है तो इस पॉइंट पर यानी कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें जो करंट प्रोड्यूस होगा यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और उस शॉर्ट सर्किट करंट के कारण जो भी पावर है उसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। यानी फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो क्या करना होगा कि पहले तो हमारी जो पूरी पावर सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, उस पावर सिस्टम में सपोज यहाँ पर हमें कभी कहीं पर भी फॉल्ट जो है वो आया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस सिस्टम है उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जनरेटर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होगा, कहीं पर ट्रांसफार्मर होगा, कहीं पर मोटर होगा, जो भी सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम जो है, ऐसे सिंगल लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। हमने जाना था सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, उसमें हम नंबर ऑफ जो भी जनरेटर मोटर सभी के रेटेड वैल्यू वो भी डिस्क्राइब करेंगे, जो और उसके साथ साथ सभी वैल्यू जो है ट्रांसफार्मर सभी के सिंबल जो है वो हम कंसीडर। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस सिंगल लाइन डायग्राम में से हमें रिएक्टेंस डायग्राम या फिर इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। उसके बारे में भी हमने जाना था। जो इम्पीडेंस डायग्राम जो है उसमें हम जो है वो इम्पीडेंस की वैल्यू कंसीडर करेंगे और रिएक्टेंस डायग्राम में हम रिएक्टेंस की वैल्यू कंसीडर करेंगे। लेकिन जो भी ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर और जनरेटर के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस वैल्यू को हम रिएक्टेंस के सामने हम उस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। यानी कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वही कंसीडर करेंगे। तो फिर जो भी हमें वैल्यू मिली उस वैल्यू से हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, और रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी सभी के लिए, जनरेटर के लिए, मोटर के लिए, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, सभी के लिए जो भी हमारे रिएक्टेंस की वैल्यू है वो रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और वो रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो भी बेस केवीए और बेस एमवीए वो निकालना होगा। सो बेस केवीए चूज करेंगे। फिर बेस केवीए चूज करने के बाद हमारे जो सिस्टम है उसमें जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी वो रिएक्टेंस की वैल्यू बेस केवीए और वो जो रिएक्टेंस की वैल्यू है उसको जो रेटेड केवी है, पहले तो हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू होगी, बेस केवी जो है वो हम चूज करेंगे और रेटेड केवीए हमारा सिस्टम का कुछ भी होगा। तो ये रेटेड केवीए और बेस केवीए और परसेंटेज रिएक्टेंस, इन सब से ये जो परसेंटेज रिएक्टेंस हुआ रेटेड केवीए के साथ था, अब बेस केवीए के साथ हमें जो परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करना होगा। अभी इस लेक्चर में ही हमें बताया था कि परसेंटेज रिएक्टेंस बेस केवीए के साथ फाइंड करने के लिए परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए इनटू बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए। तो इस इक्वेशन से हम परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास रिएक्टेंस डायग्राम मिल जाएगा। अब रिएक्टेंस डायग्राम सपोज बन गया
चलो मान लीजिए कि यहाँ पर एक जनरेटर था, तो जनरेटर और उसका रिएक्टेंस, फिर ट्रांसमिशन लाइन उसका रिएक्टेंस, फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर था तो उसका रिएक्टेंस, और फिर मोटर का रिएक्टेंस और मोटर, ये सभी सीरीज़ में कनेक्टेड है, ऐसा हम जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो भी हमने बना लिया। अब इस रिएक्टेंस डायग्राम जो है उस रिएक्टेंस डायग्राम को हम रिड्यूस करेंगे किसके हिसाब से, कि अगर मान लो कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम में यहाँ पर फॉल्ट आ गया है, तो ये हमारा फॉल्ट पॉइंट हुआ। तो ये जो फॉल्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज जो एमवी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो अभी यहाँ पर जो भी डायग्राम है, उस डायग्राम को यहाँ तक का ही हम रिलक्टेंस लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर फॉल्ट आ गया है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा जो भी रिएक्टेंस डायग्राम था वो रिड्यूस होके ऐसा हो जाएगा इस पॉइंट पर। और अब यहाँ से यहाँ तक क्या हमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू और एमवीए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यानी हम जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसको भी रिड्यूस कर देंगे। फिर वो करने के बाद हमें फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस रिएक्टेंस के ऊपर से हम फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो अब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फॉल्ट एमवीए और फॉल्ट करंट जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर यूनिट फॉल्ट करंट ISCP, फॉल्ट करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। सो शॉर्ट सर्किट करंट इन पर यूनिट इज इक्वल टू वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट। सो जो फॉल्ट पॉइंट है हमारा, सपोज यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है, वोल्टेज अप टू द फॉल्ट पॉइंट, उसको हम उसका वोल्टेज और डिवाइडेड बाय एक्स इक्विवेलेंट। ये एक्स इक्विवेलेंट यानी कि जनरेटर से लेके जहाँ तक भी हमारा फॉल्ट हुआ है, तो वहाँ तक का जो भी रिएक्टेंस होगा उन सब रिएक्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू कंसिडर करनी होगी। तो वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट पर हमारा वोल्टेज और एक्स इक्विवेलेंट, सो वोल्टेज अपॉन एक्स विच इज हमारा फॉल्ट करंट ISC। और अब पर यूनिट वैल्यू, जो पर यूनिट एमवीए है वो फाइंड करने के लिए इक्वेशन है √3 पर यूनिट फॉल्ट करंट इंटू पर यूनिट वोल्टेज सोर्स। सो हमें मालूम है कि एमवीए फाइंड करने के लिए यानी कि एपरेंट पावर फाइंड करने के लिए P = VI इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पर √3 इंटू फॉल्ट करंट जो वैल्यू हमने फाइंड की पर यूनिट वैल्यू, और उसके साथ पर यूनिट वोल्टेज एट सोर्स, तो हमें जो है वो पर यूनिट एमवीए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए फाइंड कर सकते हैं। पहले तो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, अब दूसरा जो है वो, अगर हम फॉल्ट एमवीए फाइंड कर लें, अब फॉल्ट एमवीए हमें मालूम है कि एक्स इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू, एक्स इक्विवेलेंट यानी जो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन था बेस एमवीए अपॉन फॉल्ट एमवीए, यानी फॉल्ट एमवीए फाइंड करने के लिए बेस एमवीए अपॉन एक्स इक्विवेलेंट से हम जो फॉल्ट एमवीए है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉल्ट एमवीए से फॉल्ट करंट फाइंड करेंगे, तो फॉल्ट करंट ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू फॉल्ट एमवीए इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 बेस KVA। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है उससे हम जो फॉल्ट करंट है और फॉल्ट एमवीए है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके रिलेटेड एग्जांपल जो है वो हम अब देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं। अ 3-phase 10,000 kVA 11 kV alternator has a subtransient reactance of 8%. A 3-phase short circuit occurs at its terminal. Determine the fault current and fault MVA.
तो यहाँ पर हमें जो फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए की हमने जो सिमेट्रिकल फॉल्ट के कैलकुलेशन के बारे में जो भी स्टेप जो है वो देखे थे, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जो है उसकी वैल्यू जो है पहले से ही दी गई है रिएक्टेंस की, सिर्फ हमें बेस केवीए और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे पास अभी हमने 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला देखे, 2 अल्टरनेटिव मेथड जो है वो देखी, बेस फॉल्ट एमवीए और फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए। तो पहले जो ये एग्जांपल है उसको फर्स्ट मेथड से हम फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि पहले हमारा जो बेस केवी है वो हमें चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर 3 फेज 10,000 केवी हमारा ऑल्टरनेटर है, तो यानी कि जो बेस केवी है उसकी वैल्यू हम 10,000 चूज़ कर लेते हैं, और जो बेस केवी है उसकी वैल्यू 11 केवी हम चूज़ कर लेंगे। अब दोनों बेस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें जब जो है फॉल्ट करंट और फॉल्ट एमवीए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, तो पहले यहाँ पर हम जो बेस करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेस करंट यानी क्या होगा, बेस करंट IB। अब बेस करंट हमें मालूम है कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इक्वेशन फाइंड किया था बेस करंट फाइंड करने के लिए। करंट फाइंड करना हो यानी P = VI से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस KVA की वैल्यू है और बेस वोल्टेज की भी वैल्यू है, तो हम बेस KVA यानी हमारा एपरेंट पावर अपॉन √3 इंटू बेस KV। सो ये इक्वेशन से हम बेस करंट फाइंड कर सकते हैं। तो बेस केवीए जो था हमारा हमने वैल्यू चूज़ की वो 10,000 और बेस केवी की वैल्यू जो है वो 11। सो उससे हमें बेस करंट मिल जाएगा 525 एम्पियर। तो ये हमारा बेस करंट हो गया। अब हमें जो है वो फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारी पहली मेथड थी वो मेथड हम लेंगे। तो उस मेथड में क्या था, फॉल्ट करंट ISC इन पर यूनिट इज इक्वल टू वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट अपॉन X इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमें X इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है दी गई है वो 8% है, और वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जांपल जो होगा उस एग्जांपल में उसकी वैल्यू हम 1 PU अज्यूम करेंगे। तो उसकी वैल्यू 1 PU और X इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू 8%, यानी कि हमारा 0.08। तो हमें मिलेगा 12.5 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू है वो पर यूनिट में है। हमें एक्चुअल वैल्यू शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, एक्चुअल वैल्यू बराबर, तो एक्चुअल वैल्यू बराबर पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू जो फाइंड की हमारे पास थी वो 12 उसकी वैल्यू जो है वो 12.25, और बेस वैल्यू जो फाइंड की वो है 525। तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी करंट की वो है 6562 एम्पियर, जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू है, या फॉल्ट करंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फॉल्ट एमवीए फाइंड करना है। तो फॉल्ट एमवीए फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास था, फॉल्ट एमवीए और फॉल्ट पावर विच इज इक्वल टू √3 इंटू शॉर्ट सर्किट करंट इंटू सोर्स वोल्टेज इंटू 10⁶ MVA।
-6 MVA। सो यहाँ पर √3 शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 6562 इंटू सोर्स वोल्टेज जो 11,000 kV और इंटू 10⁻⁻6। तो हमें फॉल्ट MVA की वैल्यू मिलेगी, वो है 125 MVA। तो अब हमने फॉल्ट MVA और फॉल्ट करंट दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब अल्टरनेटिव मेथड जो है उसका यूज़ करेंगे और उससे हम फॉल्ट करंट और फॉल्ट MVA की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। ये दोनों जो मेथड है वो इस एग्जांपल के लिए ही हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद किसी भी एक मेथड से हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो अब सेकंड मेथड जो है उसका यूज़ करते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या था, पहले फॉल्ट MVA फाइंड करते थे, फिर बाद में उससे हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं। तो फॉल्ट MVA यानी बेस MVA अपॉन रिलक्टेंस यानी एक्स इक्विवेलेंट। तो बेस MVA जो है उसकी वैल्यू हमने चूज की थी 10,000। सो 10,000 जो है बेस MVA और -10⁻³ और एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो 0.08। तो हमें फॉल्ट MVA की वैल्यू मिलेगी 125 MVA। जो हमारे जो प्रीवियस मेथड थी उसमें भी हमें वही आंसर मिला था फॉल्ट MVA के लिए। अब फॉल्ट MVA की वैल्यू मिलने के बाद हमें फॉल्ट करंट फाइंड करना है। तो फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा फॉल्ट करंट इन पर यूनिट, शॉर्ट सर्किट करंट इन पर यूनिट इज इक्वल टू फॉल्ट MVA इंटू 10⁻⁻³ अपॉन, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, 10⁻³ अपॉन √3 इंटू बेस KVA। अब फॉल्ट MVA की वैल्यू जो है वो 125 MVA इंटू 10⁻³ अपॉन √3 इंटू बेस KVA की वैल्यू जो है वो 11। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फॉल्ट करंट की वो है 6562 एम्पियर। यानी कि जो प्रीवियस जो मेथड थी उसमें भी हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो मिली थी और बेस MVA की वैल्यू मिली थी, और इस मेथड में भी हमने फॉल्ट करंट और फॉल्ट MVA की वैल्यू दोनों फाइंड की है और दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वली हम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ तक जो है वो हमने सीखा कैसे फॉल्ट करंट और फॉल्ट MVA फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमने देखे और सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो भी नंबर ऑफ स्टेप थे उसके बारे में भी हमने जाना। अब जो भी नंबर ऑफ स्टेप है उससे रिलेटेड हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, कैसे हम सिंगल लाइन डायग्राम में से रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर रिएक्टेंस डायग्राम जो है उसमें से रिडक्शन टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो भी हमारा फॉल्ट है, फॉल्ट तक के पॉइंट तक का रिएक्टेंस की वैल्यू कंसीडर करेंगे, उसका इक्विवेलेंट रिलक्टेंस फाइंड करेंगे, उस इक्विवेलेंट रिलक्टेंस से हम फॉल्ट MVA और फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो यहाँ तक का एग्जांपल था, वहाँ तक हमें मालूम हुआ कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन है उसके लिए हमें पर यूनिट जो है हमारा उसका फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए। बेस वैल्यू के रिलेटेड, एक्चुअल वैल्यू के रिलेटेड सभी जो कंफ्यूजन है वो हमारी दूर होनी चाहिए। उसके बाद ही हम जो है वो फॉल्ट करंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट फाइंड करना है उसके लिए हमें रिएक्टेंस डायग्राम चाहिए, यानी कि रिएक्टेंस चाहिए। रिएक्टेंस के लिए रिएक्टेंस डायग्राम चाहिए। रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पर यूनिट वैल्यू फाइंड करनी होगी, और पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को समझना होगा। तो ये सभी जो फंडा है वो पहले क्लियर करना चाहिए हमें, फिर बाद में हम जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो हमारा जो सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन है उसके रिलेटेड कोई ना कोई एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में
होते ही है। और तो हमें वो एग्जाम्पल भी करना है और उसके रिलेटेड थियरी जो है वो भी एग्ज़ाम के अंदर होती है। यानी कि ये जो चैप्टर है वो मिनिमम 21 मार्क्स के रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है उसके बाद हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट देखेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो ये तीनों चैप्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड हम कह सकते हैं, या फिर तीनों चैप्टर फॉल्ट एनालिसिस के, और तीनों के तीनों जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तीनों के लिए जो भी फंडामेंटल हो वो सब क्लियर करें, और उससे रिलेटेड जो भी हमारा जो वीडियो है वो पहले से देखें और उसकी लिंक को ना तोड़ें। थैंक यू।